नो मैम। नहीं करना? नहीं। हाँ जी, ठीक है जी। कोई भी टेस्ट डिस्कस नहीं करना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आगे पढ़ाई शुरू करें। यस मैम। चलो जी बेटा, सबसे पहले हमने अल्काइल एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिस्कस करना है। सी, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है? एक बात बताओ, ल्यूइस बेस क्या होती है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। जो लोन पेयर डोनेट करती है बेटा, जो एक्सेप्ट करते हैं वो तो एसिड है ना जी। जो लोन पेयर देता है बेटा वो ल्यूइस बेस है। इन जनरल वैसे तो जो ल्यूइस बेस है उसी को ही न्यूक्लियोफाइल कहते आए हो अभी तक, है ना, कि जो बेस है वही न्यूक्लियोफाइल भी है। लेकिन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। बेस क्या है? बेस वो है बेटा इन जनरल, बिकॉज हम तो देखो ल्यूइस कंसेप्ट भी पढ़ के आए हैं, एरेनियस कंसेप्ट भी पढ़ के आए हैं, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट भी पढ़ के आए हैं, तीनों कंसेप्ट होते हैं एसिड बेस थ्योरीज के। बट अगर थोड़ी सी जनरलाइज करनी हो तो इन जनरल दोनों ठीक है कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ही होती है। न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, बेस भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, बट दोनों में फर्क क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो है जो किसी पर भी अटैक कर जाएगी, किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगी, अटैक ऐसे करेगी कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगी दूसरी स्पीशीज को। और बेस वो है बेटा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को ही देगी। हम ये कहें कि बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को देगा, या ये कहें कि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, वो दोनों बातें एक ही है बेटा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी स्पीशीज, किसी को भी। और बेस वो है बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की कैपेसिटी है लेकिन प्रोटॉन। बेटा अब ना कुछ रूल्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन और कहीं कहीं बेसिसिटी कंपैरिजन, बिकॉज हमें ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन बेटर बेस है, इस तरह के कंपैरिजन ये क्वेश्चन आते हैं हमारे। सबसे पहले कंपैरिजन में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। एक नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा कॉन्जुगेट एसिड कैसे बताते हो? व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेटा? बेस में से OH निकाल के। बेस में से OH निकाल के नहीं, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है जी। और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी तो कहती है बेटा बेस वो है जो प्रोटॉन ले सकता है, बेस इज द वन विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड हम ऐसे निकालते हैं कि बेस में प्रोटॉन डाल देते हैं, तब जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब हम कह रहे हैं अगर एक नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफाइल है, वो अपने खुद के कॉन्जुगेट एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे कहते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उससे थोड़ा बेटर क्लियर होगा। कंसिडर NH2 नेगेटिव। अभी अभी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ के आए हो, NH2 नेगेटिव को क्या कहते हैं, नाम इसका? अच्छा एक बात बताओ, NaNH2 को क्या कहते हैं? मैंने इसका नाम तो बताया था, सोडामाइड। सोडामाइड। सोडामाइड, हाइड्रोजन तो NH2 होती है बेटा, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो NH2 नेगेटिव मैंने बताया था अमाइड आयन होता है, सोडामाइड इसीलिए तो कहते हैं सोडियम की अमाइड है, तो ये NH2 नेगेटिव है। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आप इसमें प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, क्या बनेगा? NH3। NH3। तो अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH2 नेगेटिव और NH3 में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है, तो कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव। बस वो यही कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वैसे भी लॉजिकली सोचो, NH2 के पास नेगेटिव चार्ज है वो इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया इसलिए न्यूक्लियोफाइल है बेटा NH3 क्योंकि उसके पास लोन पेयर है।
ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर है? नेगेटिव वाला। नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट तो यही है कि भी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक में -2 चार्ज है, एक में -1 चार्ज है, तो ज्यादा न्यूक्लियोफाइलिक कौन होगी? -2 वाली बेटा, -2 वाली। मोर नेगेटिव चार्ज मींस मोर रिच। जितनी ज्यादा रिच है तो डोनेशन की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो Yes, इसको ना ma'am. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये NY हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं और BY हम बेसिसिटी के लिए। तो फिर अगर हमसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो हम कहेंगे NH2 नेगेटिव की अमोनिया से ज्यादा है। और देखते हैं अगर हमारे पास OH नेगेटिव हो, आप बताओ OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएं? वाटर ऐड करके। वाटर ऐड H2O. वाटर ऐड करके या प्रोटोन ऐड करके H2O बन जाएगा, है ना? प्रोटोन हाँ। ऐड करके वाटर बनेगा, ऐसे, है ना? बनेगा तो पानी जी। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, अब बताओ? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की वाटर से ज्यादा। तो ये पहला रूल था कि नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा होती है। अगला रूल देखते हैं। अगर जिन न्यूक्लियोफाइल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा, उनके डोनर एटम पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ट्रेंड सेम चलता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। Increases. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी Tendency to accept shared pair of electrons to attract to them. attract the shared pair of electrons. अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहेगा या दूसरे को देना चाहेगा? अपने पास पास रखना चाहेगा। तो फिर लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेटा, वैसे वैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों घट जाती है। यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बेसिसिटी से मैच करता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। यहाँ एक टर्म यूज कर रहे हैं, डोनर एटम। डोनर एटम, एक बात बताओ, अमोनिया का डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। डोनर एटम देखो, होती तो बेस या न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, तो डोनर एटम का मतलब है कि उसमें से कौन सा एटम अपना जो है लोन पेयर देगा, इसमें से नाइट्रोजन देगा। और OH नेगेटिव का डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और वाटर का? Oxygen. ऑक्सीजन। और NH2 नेगेटिव का नाइट्रोजन, है ना? सो आइडिया ये है बेटा कि भी डोनर एटम जिन न्यूक्लियोफाइल्स को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर उनके डोनर एटम सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसे सोचोगे भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है डोनर एटम की, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही कम है। तो अगर डोनर एटम न्यूक्लियोफाइल्स जो है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, they belong to same period of periodic table, so left to right electronegativity of donor atom increases, nucleophilicity basicity दोनों ही decrease होती है। now consider, इसके लिए example, consider CH3 negative, एक से यहाँ लिखती हूँ CH3 नेगेटिव बेटा, एक NH2 नेगेटिव, एक OH नेगेटिव और एक F नेगेटिव। अच्छा, CH3 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज उस साइड पे लगाया है, लेकिन लॉजिकली आप बताओ CH3 नेगेटिव का डोनर एटम कौन सा होता है? Carbon. कार्बन। और NH2 नेगेटिव में अभी तो आपने कहा Nitrogen. OH नेगेटिव में Oxygen. और F नेगेटिव में Chlorine. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Increases. और ये सारे उसी ऑर्डर में लिखे ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों ही कम हो रही है। इसका मतलब अगर ऑर्डर बनाना है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3. फिर NH2, फिर OH, फिर
F नेगेटिव, फिर चाहे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी है चाहे वो बेसिसिटी है, दोनों के लिए ट्रेंड सेम ही चल रहा है। ठीक है मैम हाँ CH3 जी और FH2 में कार्बन की कैसे होगी? कैसे बेटा? बेटा CH3 नेगेटिव कैसे बना होगा? आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो। CH3 नेगेटिव ऐसे बना होगा, ये मीथेन है ना, यस मैम। आपने मीथेन में से एक H पॉजिटिव निकाल दिया, हम्म, तो नेगेटिव चार्ज असली में तो कार्बन पर ही है, यस मैम। नहीं? यस मैम। ऐसे NH2 नेगेटिव कैसे बना होगा? अमोनिया था NH3, उसमें से हमने एक H पॉजिटिव निकाल दिया तो NH2 नेगेटिव बन गया ये। यस ठीक है, यस मैम। अब अगला रूल देखते हैं। अभी तक हमने उन न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर किया बेटा जिनके डोनर एटम सेम पीरियड को बिलोंग करते थे। अब तीसरा रूल, अगर जिन न्यूक्लियोफाइल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा उनके डोनर एटम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऊपर तो सेम पीरियड को बिलोंग करते थे, अब ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो डाउन द ग्रुप, अच्छा आपको याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्गर द एसिड, उसकी कॉन्जुगेट बेस वीकर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है उतनी वीक वीकर होती है। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, पी ब्लॉक में भी पढ़ा है कि एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। याद है कि HI HBr HCl HF का कंपैरिजन किया था। यस मैम। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? इनके साइज का डिफरेंस था ना HI3। हाँ Weak bond था। हाँ वीक बॉन्ड है, ऐसे कहें बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड वीक है, ऐसे। और जितना बॉन्ड वीक होगा उसमें से बेटे H पॉजिटिव का रिलीज होना उतना ही आसान हो जाएगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ठीक है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस I नेगेटिव Br नेगेटिव Cl नेगेटिव F नेगेटिव, तो I नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हुआ कि वीकेस्ट बेस? वीकेस्ट। वीकेस्ट बेस। तो यस डोनर एटम अगर कंपेयर करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस CB बेटा CB कॉन्जुगेट बेस के लिए यूज हो रहा है डिक्रीजेस। जैसे कि जो हमने अभी कहा कि HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF, ये तो हम बात कर रहे थे एसिडिक कैरेक्टर की। बेटा एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात है, तो इससे उल्टा हो गया, ये बेसिक कैरेक्टर हो गया बेटा। बेसिक कैरेक्टर का है या बेसिसिटी एक ही बात है। कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो उतनी ही वीक हो जाती है। अच्छा लेकिन ये तो बात थी बेसिसिटी की, न्यूक्लियोफिलिसिटी की कहानी से थोड़ी अलग है। देखो जब डोनर एटम सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे थे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बेसिसिटी जैसे ही चल रहा था, लेकिन अगर आपके डोनर एटम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो दोनों का ट्रेंड सेम नहीं चलता। अब ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है? ट्रेंड डिपेंड करता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली कि आप सॉल्वेंट कौन से यूज कर रहे हो। देयर आर टू थिंग्स, अगर तो आप नॉर्मल सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, नॉर्मल मींस वाटर, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक, पोलर। अब वाटर जो है उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो है। नॉन जीरो। हमने ये वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना बॉन्डिंग में। यस मैम। दो लोन पेयर है बेटे, दो बॉन्ड पेयर है ना? तो ये तो बेसिकली पोलर है क्योंकि इसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसकी कुछ और है डाइपोल मोमेंट। दूसरा वर्ड जो मैंने यूज किया बेटा प्रोटिक, प्रोटिक क्या होता है? जो H पॉजिटिव दे दे। बिल्कुल, जो प्रोटॉन दे सकता है वो प्रोटिक है, और पानी में से तो H पॉजिटिव निकलेगा ही। तो यस। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेस में क्या होती है कि ये जो जैसे आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड, अब ना हम ये कोशिश कर रहे हैं इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन।
बेसिसिटी का तो कर लिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन। अगर हम इनकी बात करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, आपको पता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी हाइड्रेशन होती है। यस, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोराइड की। बिल्कुल, क्योंकि बेटा देखो, हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिन पे लैटिस एनर्जी करती होती है। बॉन्डिंग में पढ़ा है। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है बेटे चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज जितना ज्यादा, साइज जितना छोटा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। तो इनमें चार्ज तो सबका सेम ही है, -1, -1, -1, -1, मगर फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है। अब फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है बेटे, उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होगी। अब सोचो एक छोटे से फ्लोराइड को इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल लग गए, तो उस फ्लोराइड ने न्यूक्लियोफाइल का काम करना है, उसने जाके दूसरी चीज पे अटैक करना है। तो उसका जाके अटैक करना मुश्किल हो गया कि आसान हो गया? मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, क्योंकि था तो इनिशियली वो छोटा, मगर इस पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में उसकी होगी बड़ी सारी हाइड्रेशन, और इतनी सारी हाइड्रेशन हो गई है कि उसका अटैक करना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब अगर तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर आपको ऑर्डर देना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो आप क्या देंगे? आयोडाइड रेट देन ब्रोमाइड। सबसे ज्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर क्लोराइड। लेकिन एक और तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक बेटा, पोलर जिसकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो है, एप्रोटिक मतलब जो डोनेट जो नहीं करेंगे H जो पॉजिटिव। प्रोटॉन नहीं देते। इसके दो एग्जांपल देती हूँ, एक है डीएमएसओ और एक है डीएमएफ। बेटा डीएमएसओ, वैसे मैंने बताया डीएमएसओ पहले आपको, क्या होता है डीएमएसओ? ऑक्साइड। वेरी गुड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और ये देखो इसका स्ट्रक्चर, इसमें एस डबल बॉन्ड ओ है, ये बॉन्ड पोलर होगा ना, सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो है, तो ये बॉन्ड पोलर है बेटा। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है? नॉर्मली तो नहीं, बिकॉज प्रोटॉन कार्बन के साथ अटैच्ड है, सीएच बॉन्ड तो इतना पोलर नहीं ना होता। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। तो ये पोलर है, लेकिन बेटा ये एप्रोटिक है। दिस इज एप्रोटिक, ये कोई प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। ऐसे एक होता है डीएमएफ। डीएमएफ होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देखो फॉर्मामाइड होता है फॉर्मिक एसिड की अमाइड, अगर HCONH2 होता तो ये फॉर्मामाइड थी। लेकिन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये होती है कि इसके नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। फिर वही बात, इसमें C डबल बॉन्ड हुआ है, तो पोलर तो ये है, लेकिन इसके अंदर से प्रोटॉन रिलीज नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर CCl4 जैसे कि, देखो CCl4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता था ना, बॉन्डिंग को याद करो, इसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0। ना, बिल्कुल जी, नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, सारे वेक्टर कैंसिल कर जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसी तरह से CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, देखो CO2 जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे ना। तो अगर आपके पास नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कहानी ये है बेटा कि इसमें कोई सॉल्वेशन हाइड्रेशन तो होनी नहीं। अगर हाइड्रेशन नहीं होनी, तो फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से किसका जाके अटैक करना आसान है? फ्लोराइड का। FClBrI, फ्लोराइड का। फ्लोराइड का, F का, है ना, क्योंकि जी। बेटा उसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी भी उसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रिच भी वही है। तो अब इसमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कंपेयर करेंगे, तो दो बातें हैं, अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हुआ उसमें आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी मैक्सिमम है, और अगर नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक हुआ तो फ्लोराइड की मैक्सिमम है। अच्छा, जब कुछ नहीं दिया होगा, सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, फिर क्या करोगे?
पोलर मानेंगे। बिल्कुल जी, कुछ नहीं दिया होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट पानी होता है, नहीं भी एक्चुअली केमिस्ट्री में। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्वस मान लो, और एक्वस मींस पोलर प्रोटिक, और पोलर प्रोटिक में डेफिनेटली आपके पास जो है ऑर्डर सबसे ज्यादा आयोडाइड का ही होगा। तो अब इसमें दो चीजें, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, अगर तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है जैसे CCl4 है, CH2 है, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, DMSO या DMF, तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस डाउन द, ये हम उनको कंपेयर कर रहे हैं बेटे जिनकी डोनर एटम्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें तो फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, क्योंकि इसमें कोई सॉल्वेशन हाइड्रेशन तो होनी नहीं है। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे कि पानी या एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड पोलर भी है और चाहे वीक एसिड है, प्रोटॉन तो दे ही सकता है ना, तो इसकी प्रेजेंस में हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी increases down the group. ये इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें उल्टा हो जाएगा, अच्छा हम लिखना चाहें तो हम ये F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनके साथ एक्वस एक्वस वर्ड भी लिख सकते हैं, और जब कुछ नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली इट इज एक्वस ओनली। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस की। बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देती है, मतलब अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, खुद ही बहुत बड़ी है, तो उसका जाके अटैक करना तो मुश्किल ही है ना, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देती है। जैसे कि कंसीडर, बेटा ये अगर मैं ऐसे बना दूं, अगर मैं यहाँ OH बना देती तो इसका आप कॉमन नेम क्या बताते? क्या होता कॉमन नेम? मैं कॉमन नेम पूछ रही हूँ बेटे। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल जी, टर्शियरी ब्यूटेनॉल भी कह देते हैं। तो अगर यहाँ पर अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, यू नो दिस इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है। तो अब आप बताओ फिर वो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड था तो ये वाला कौन सा आयन है? आइसोप्रोपेनेट, आइसोप्रोपॉक्साइड आयन, और ये रहा इथॉक्साइड आयन, और ये रहा मिथॉक्साइड आयन। अब मैंने आपको अभी भी समझाया स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देता है। अब आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? मिथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड की, बिल्कुल जी। ये लो, ये ऑर्डर बन गया, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। नाम लिखने हैं बेशक लिख लो, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, ये आइसोप्रोपॉक्साइड आयन है, ये इथॉक्साइड आयन, और ये मिथॉक्साइड आयन। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखें इस पर बेस्ड। बनाओ अब खुद से ऑर्डर, बताओ R3P और R3N में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन? R3N। R3N 5, R3P। R3P क्यों? रीजन भी तो बताओ, तुक्का नहीं मारना, वो तो दो ही ऑप्शंस
या तो इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R3P होगा मैम, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है P का। साइज स्मॉल है P का N से, R3 एंड की होगी मैम R3N होगी। इसमें। अरे भाई तुम पहले रूल्स के अकॉर्डिंग सोचो ना। अभी क्या क्या रूल्स पढ़ लिए, ये देखो क्या रूल्स पढ़े। या तो नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोफाइल अपने कॉन्जुगेट एसिड से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। अगर डोनर एटम्स न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं, जो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों घटती है। अगर डोनर एटम्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। अगर पोलर एप्रोटिक या नॉन पोलर है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। अब आप देखो R3P और R3N में अलग क्या है? अलग तो यही है, इसके पास फास्फोरस है, इसके पास नाइट्रोजन है, जी और इनके डोनर एटम भी यही है। इसका मतलब यहाँ डोनर एटम्स बिलोंग टू व्हाट? सेम ग्रुप सेम ग्रुप। और जब कुछ नहीं दिया हुआ तो सॉल्वेंट कौन सा मानेंगे? पानी वाटर सॉल्वेंट वाटर मानेंगे। और वाटर सॉल्वेंट यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या रूल चलेगा? इंक्रीजेस डाउन द डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि आप आंसर ये देंगे इसमें कि R3P is greater than R3N। ब्रैकेट में अपने लिए लिखना है, देख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगला देखते हैं, C6H5O नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव एंड C6H5O नेगेटिव। एक बात बताओ, ये CH3CO नेगेटिव एसीटेट आयन, इसका डोनर एटम कौन? इसका डोनर एटम कौन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये फिनॉक्साइड का डोनर एटम कौन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें से तो कोई भी रूल नहीं चलेगा ना। डोनर एटम ना तो सेम ही डोनर एटम है, मतलब ना तो अलग ही नहीं है, फिर क्या कंपैरिजन, है ना? डिफरेंट होता फिर तो सोचते हैं कि एक ग्रुप को बिलोंग करता है कि एक पीरियड को बिलोंग करता है, पर यहाँ तो डोनर एटम सेम ही है। फिर कुछ इनके स्ट्रक्चर्स पर, बिल्कुल कॉन्जुगेशन तो एक्चुअली दोनों में है। अब इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। या तो इसको सिंपल ऐसे एक्सप्लेन कर दे कि एसिडिक कैरेक्टर, एक बात बताओ, एक एसिटिक एसिड है और एक फिनॉल है। ऑर्डर पढ़ के आए हो अभी हाइड्रोकार्बन्स में, आप बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है? एसिटिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना? ये लो, अगर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है तो इसका मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। और जब डोनर एटम सेम ही होता है, जब डोनर एटम अलग ही नहीं है, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है। ये लो, आंसर तो मिल गया, इसको दूसरी तरह भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। देखो, एक CH3COO नेगेटिव है, क्या खासियत है भाई इसमें? कंजुगेशन कॉन्जुगेशन तो है, सिर्फ कॉन्जुगेशन ही है या कुछ और भी है? कौन सी टाइप की कॉन्जुगेशन? पाई नेगेटिव इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दोनों इसके, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये डिलोकलाइज हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं बेटा फिनॉक्साइड की, तो फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस तो है ही है ना? ये भी बेंजीन रिंग पर डिलोकलाइज तो हो ही जाएगा। पर क्या फिनॉक्साइड इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखाता है? नो मैम।
तो अब सोचो ना, इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके नॉन इक्विवेलेंट, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज मोर डीलोकलाइज्ड है एसीटेट में। और बेटा अगर ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, ज्यादा इन्वॉल्व्ड है कॉन्जुगेशन में, तो दूसरे को देने के लिए कम अवेलेबल है। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। तो दिस शोज equivalent resonance. The negative charge is more delocalized. So less available for donation. The negative charge is less delocalized. और अगर कम delocalized है तो ज्यादा available है। तब भी तो आंसर यही बना ना कि एसीटेट मोर देन फिनॉक्साइड। ठीक है बेटा? मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. ये एसीटेट कम और फिनॉक्साइड ज्यादा। ये एसीटेट आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है। सो फिनॉक्साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी एसीटेट से ज्यादा। ठीक है? अब इस तरह से आपके पास बेटा क्वेश्चंस आते हैं बेसिसिटी के, न्यूक्लियोफिलिसिटी के। ध्यान से देखना है आपने कि डोनर एटम पहले पहचानो कौन सा है, फिर ये देखो कि वो डोनर एटम सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पीरियड को बिलोंग करते हैं तो एक ही ऑर्डर चलेगा। अगर ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो ये भी सोचो सॉल्वेंट कौन सा है। कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्वस मीडियम मानो, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है बेटा? मैम ये जो Ma'am, हमने steric अभी किया ना, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ही हम देख सकते। बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस तब देखते हैं जब एक जैसी चीजें हो। जैसे ये सारे एल्कोक्साइड आयन ही थे, है ना? भी इसमें एल्काइल ग्रुप ही लगे होते हैं, RO नेगेटिव लिख सकते हैं हम जनरल। तो ठीक है, फिर हमने देखा अब ये तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। भी एक हाँ जी। फिनॉल में से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से। स्टेरिक हिंड्रेंस आप तब देखोगे जनरली जब सारी एक जैसी तो हो कम से कम। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी बेटा, कोई और भी कुछ पूछना? स्टेरिक बोलो। हिंड्रेंस बेसिसिटी को भी डिक्रीज करती है। स्टेरिक हिंड्रेंस ना जी, बेसिसिटी को नहीं। बेसिसिटी का ट्रेंड तो चलो वो भी बना लेते हैं इधर साइड में। अगर मान लो यही यहाँ पे ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वगैरह, इसमें बेसिसिटी का ट्रेंड बनाना होता। अब आप एक बात सोचो, आपके पास अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया आपने बेटे। ये देखो, एक ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, एक इथेनॉल है, एक मीथेनॉल है। अब आप मुझे बताओ, जीओसी पढ़ के आए हो, कौन से ग्रुप्स एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं? डोनेटिंग, विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। Drawing. विड्रॉइंग वाले बढ़ाते हैं, डोनेटिंग वाले घटाते हैं ना? हाँ जी। Yes, ma'am. ये भी पता है जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। यस मैम। Yes, ma'am. ये इधर से मैक्सिमम डोनेशन कर रहा है, तो ये वीकेस्ट एसिड है, ये थोड़ी कम कर रहा है। इसका मतलब अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे कम, ऐसे होगा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। यस मैम। और ma'am. स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर चाहिए तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो है ये इससे जो है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे वीकर। उल्टा हो गया ना? यस मैम। ठीक है, इससे उल्टा चलेंगे। ऐसे लिख दो इसको। ठीक है बेटे? यस मैम। थैंक यू मैम। बच्चे चले आगे। यस मैम।
बेटा अब हमने ये तो थी जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, अब चलते हैं जी एसएन रिएक्शंस पर। व्हाट आर एसएन रिएक्शंस? एसएन वर्ड आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। एसएन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हम एल्काइल एराइल हैलाइड्स का चैप्टर करने वाले हैं। तो होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि आपके पास ये जी आर जी मींस वैसे एल्काइल हैलाइड पढ़ना है, पर कोई भी है, जी इज एनीथिंग, कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस पर अटैक करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल आती है। क्या करती है? इसकी जगह पे, जी की जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग जाता है। ये बाहर आ जाता है। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है बेटा कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रही है, तभी तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। देखो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, बेंजीन मेनली एसई रिएक्शन दिखाता था, एसई सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? ये जो NU नेगेटिव है बेटा, मैं साइड में लिख भी देती हूँ, दिस इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये जो G नेगेटिव होता है, ये क्या है? आप ही बताओ। लीविंग ग्रुप। यस, वेरी गुड, दिस इज द लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप। अब ये रिएक्शन कितनी आसानी से होगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। वन, द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जा रही है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी वो अच्छी न्यूक्लियोफाइल है तो वो फटाफट अटैक करने के लिए जाएगी। दूसरा, इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये कितनी आसानी से लीव ऑफ कर गया। देखो, इसने जाके अटैक करना है, इसने निकल जाना है। अगर ये आसानी से निकला तब भी रिएक्शन आसान होगा, अगर इसने आसानी से अटैक किया तब भी रिएक्शन आसान होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कितनी आसानी से होता है, या एसएन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की, बेसिसिटी जो लीविंग ग्रुप लीव ऑफ करके जा रहा है उसकी। और बेटा जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होती है ना, एक सेकेंड, बेसिसिटी, वेट, मैं इसको थोड़ा ठीक से पहले लिखती हूँ, अभी आगे बेसिसिटी एक्सप्लेन करती हूँ, अभी पहले वही लिखते हैं। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, LG लीविंग ग्रुप के लिए यूज करेंगे। अच्छा, अब ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी जो है ये आगे जो है बेसिसिटी पे डिपेंड करती है। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम। तो हम यहाँ कह सकते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी से इनवर्सली रिलेटेड है क्या? बेसिसिटी। यस, ये इससे इनवर्स चल के साइड में लिख भी देते हैं। व्हाई? बिकॉज लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ये भी रूल है बेटा। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अब ये तो जनरल रिएक्शन बताया कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरी न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया। अब हम आते हैं उसके मैकेनिज्म्स पर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
तो हम दोनों तरह के मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। एसएन रिएक्शंस के दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2। पहले SN1 की बात करेंगे। SN1 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर वो भी अभी बताऊंगी, पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। बेटा ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप ये है कि जो आपके पास ये बेसिक आपका कंपाउंड था, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, सबसे पहले ये इसका स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है बेटा। और स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ये टूट जाता है इनटू R पॉजिटिव। व्हाट इज R पॉजिटिव, आप ही बताओ। R पॉजिटिव क्या बन गया ये? कार्बोकेटाइन। और जहां कार्बोकेटाइन होती है वहां क्या होता है? शिफ्ट। शिफ्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर, और ये इसका स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप या फिर स्लो स्टेप को और क्या कहते हैं भाई? ये तो बता दो। RDS। RDS हमारा है ना, जो क्लास में भी होते हैं हमारे RDS। तो ये RDS है। तो स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इसमें बन गया जी कार्बोकेटाइन। जहां कार्बोकेटाइन वहां शिफ्ट। तो यस, कार्बोकेटाइन बन गया तो बिल्कुल जी शिफ्ट पॉसिबल है। अब शिफ्ट होगी या नहीं होगी ये तो डिपेंड करता है, लेकिन शिफ्ट अगर पॉसिबल हुई तो जरूर हो जाएगी, है ना। आपको पता है शिफ्ट तभी होगी व्हेन लेस स्टेबल विल गेट कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल। मोर स्टेबल। और ये G नेगेटिव तो है ही हमारा लिविंग ग्रुप। अगले स्टेप में क्या होता है देखो, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट लेनी है ले लेगा। उसके बाद अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप में आएगी। ये आ गई भाई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ कंबाइन कर लिया, अटैच कर दिया। R पॉजिटिव में आपका X नेगेटिव जुड़ेगा, सॉरी NU जुड़ेगा, तो ये RNU ये बन गया बेटा। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। ये फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, थोड़ा काइनेटिक्स का चैप्टर याद करो, केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको इसका रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखोगे? रेट लॉ कैसे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स होता है ना जी ना, वो तो आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। आप तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो रेट लॉ की बात कर रही हूँ। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ कि ये रिएक्शन साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? जो 8 स्टेप में हो जाए, ये तो ज्यादा में हो रहा ये है। एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये कितने स्टेप्स में हो रहा है? 2 में। हाँ, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हुआ ना। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं स्लो स्टेप के रिएक्टेंट से। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स, स्लो स्टेप के रिएक्टेंट तो यही है ना, बस एक ही। यस। आप इसका रेट लॉ ऐसे ही तो लिखेंगे। तो अगर आपने रेट लॉ लिखना है तो आप कहेंगे कि रेट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जो स्लो स्टेप के रिएक्टेंट होते हैं। स्लो स्टेप का रिएक्टेंट कौन सा है भाई? RG। RG, या चलो एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में RX हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट RX भी हो सकता था, फिर यहाँ X नेगेटिव लीव ऑफ कर जाता है यहाँ से। G नेगेटिव की जगह आपको पता है आप यहाँ X नेगेटिव फिर रख देते हैं। अच्छा, रेट लॉ बन गया जी यहाँ पे। और रेट लॉ में एक ही कंसंट्रेशन टर्म आ रही है, एक ही चीज आ रही है, एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आ रही है, तभी तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हो जी। दैट इज व्हाई द नेम इज यूनिमॉलिक्यूलर। स्टेप्स तो इसमें 2 हैं, है ये यूनिमॉलिक्यूलर। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है। तो क्योंकि रेट जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पर एक ही चीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज यूनिमॉलिक्यूलर। इसी नाम पे हमने इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा है। ठीक है।
सो इधर लिख रही हूं कि since rate depends on only one concentration term, so it is called unimolecular. इसीलिए हम इसको यूनिमोलिक्यूलर कहते हैं। क्योंकि रेट जो है वो सिर्फ एक ही उस पे कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है। ये थी बेटा SN1 रिएक्शन। SN1 में 2 स्टेप होते हैं, SN2 में भी देखना 1 स्टेप होता है। लेकिन हाँ, SN1 के रेट लॉ में एक ही कंसंट्रेशन टर्म आता है और SN2 के रेट लॉ में 2 कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे। अब चलते हैं, ये इसका पहला टाइप था जी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर पे। देखो अब ये कैसे बनता होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी बाइमोलिक्यूलर, उसमें 2 स्टेप होते थे, इसमें एक ही स्टेप होता है। आपने ये एल्काइल हैलाइड, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखती हूँ बेटा, ये एल्काइल हैलाइड है, दिस इज RX, RG भी ले सकते थे, RX ले लिया। पहले स्टेप में इस पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आ चुकी है। पहले स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ इस कार्बन को अटैक करना है, इस तरह से ये कार्बन को अटैक करेगी, बैक साइड से करेगी, फ्रंट साइड पे हेलाइड आयन लगा हुआ है इसलिए, और इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। पता है इसका इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, अगेन केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आप ही बताओ। हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल तो ठीक है, वो तो है ही, इंटरमीडिएट तो होते ही हाइपोथेटिकल है, लेकिन किसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट? अच्छा आपको मैं थोड़ा याद दिलाती हूँ, वो ऐसे वाले ग्राफ बनाते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर वाले, याद आ रहा है कुछ कुछ? यस। एक्टिवेशन एनर्जी होती थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, कि जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है ताकि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। और इस पॉइंट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी जस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हो। बॉन्ड्स के बारे में कुछ पता है यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट में? नहीं, कुछ भी याद नहीं? बनती है, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल जी, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं। मतलब ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जहां न्यू बॉन्ड पूरी तरह से, नए वाले बॉन्ड बनने शुरू हो चुके हैं, पुराने वाले बॉन्ड टूटने शुरू हो चुके हैं। भी ओल्ड बॉन्ड्स पूरी तरह से टूटे। देखो इस रिएक्शन में होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है और एक्स ने इसके साथ बॉन्ड तोड़ लेना है। तो ये देखो ट्रांजिशन स्टेट, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, इसका और एक्स का बॉन्ड टूटना भी शुरू हो गया। बाकी के तीनों बॉन्ड जैसे थे वो वैसे ही पड़े हैं। बेटा ये जो इंटरमीडिएट है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट,
या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है in which old bonds are not completely broken and new bonds are not completely formed. ये बन गया जी हमारा इंटरमीडिएट। अच्छा, यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए भी ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो क्या है? sp3 sp3, sp2 it is sp2। मैं आपको बता दूं यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये कार्बन पेंटावेलेंट है बट sp2 हाइब्रिड है। पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 है। देखो 5 तो है, 3 चीजें यहाँ लगी, 2 ये लगी है, चाहे ये 2 पार्शियल पार्शियल बॉन्ड से ही लगी है, पर लगी 2 ही है। सो दिस इज पेंटावेलेंट बट sp2 हाइब्रिड, क्योंकि पार्शियल पार्शियल बॉन्ड वाले तो आप गिन नहीं रहे ना। हाइब्रिडाइजेशन तो जी sp2 ही है। अब बेटा ये कहानियां खत्म नहीं हुई, इंटरमीडिएट बना लेकिन साथ के साथ आगे भी चला गया रिएक्शन। फाइनली ये हो चुका कि ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर गई और X नेगेटिव सेपरेट हो गया। इसको हम कहते हैं यू नो दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म। ये एक ही स्टेप में हो रहा है, वो 2 स्टेप में हो रहा था, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। या इसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब होता है इकट्ठा। सो दिस इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म और वन स्टेप की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कंसर्टेड। अच्छा, अभी एक ही स्टेप है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री का रेट लॉ कैसे लिखते हो? दोनों रिएक्टेंट्स लिए जो भी उसके रिएक्टेंट्स होंगे उससे रेट लॉ लिखेंगे। जी वहां पीछे वाले में आपने रेट लॉ लिखा था तो आपने सिर्फ स्लो स्टेप के रिएक्टेंट लिए थे, यहाँ तो है ही एक स्टेप, तो ये एक ही स्टेप पे इकट्ठा सारा, तो फिर ये दोनों रिएक्टेंट्स लिए जाएंगे। इसका मतलब अगर यहाँ हमें रेट लॉ लिखना है तो हम लिखेंगे रेट इज K into concentration of alkyl halide into concentration of nucleophile। अब आप सोचो रेट लॉ में कितनी कंसेंट्रेशन टर्म्स आ रही है? 2 और 2 आ रही है, इसीलिए तो आप इसको बाय मॉलिक्यूलर वर्ड दे रहे हो। SN2 क्यों बोला है? इसीलिए तो बोला है क्योंकि रेट लॉ में 2 कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं। Since rate law involves two concentration terms, so it is bimolecular। इसीलिए हम इसको बायमॉलिक्यूलर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। अब करते हैं जी इसका कंपैरिजन SN1 और SN2। बड़े सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा ये बताओ रीअरेंजमेंट होगी SN2 में? नो मैम। नहीं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तो है नहीं, लेकिन SN1 में तो होगी रीअरेंजमेंट क्योंकि वहां कार्बोकेटायन। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें
तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिसका जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आप बताओ अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करना हुआ तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है? टर्शरी। टर्शरी। तो फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी यहाँ SN1 के लिए सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें जी, तो SN2 में क्या है, आपके पास ना ये 5 चीजें लग जानी है कार्बन को। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है यहाँ इस ट्रांजिशन स्टेट के लिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई अल्काइल हैलाइड में तो ट्रांजिशन स्टेट का बनना मुश्किल हो जाएगा जी। ट्रांजिशन स्टेट विल बी डिफिकल्ट टू फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होती है? प्राइमरी। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा जी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। अच्छा, बाकी ये तो है ही है कि SN1 was a 2-step mechanism, this is a 1-step mechanism। उसके अलावा अगर सॉल्वेंट की बात करें तो कौन से सॉल्वेंट्स इसको फेवर करेंगे, कौन से सॉल्वेंट्स उसको फेवर करेंगे? यहाँ आयन्स बन रहे हैं, तो क्या लगता है कौन से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयन्स आसानी से बनेंगे? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स SN1 को फेवर करते हैं, लेकिन नॉन पोलर या पोलर ए प्रोटिक दोनों SN2 को फेवर करते हैं। और बेटा DMSO और DMF दो खास याद रखने हैं सॉल्वेंट्स कि जहां भी तुमको DMS या DMSO या DMF दिख जाए तो SN2 ही चलेगा जी, फिर तो SN2 ही चलेगा। उसके अलावा अब जरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करो। अगर SN1 है और आप जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है वो कार्बन कायरल कार्बन है, जिसको X लगा है वो कायरल कार्बन है, तो ये आपका कायरल कार्बन था, इसको X लगा था, ये X निकला। और जब ये X निकला तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन वाले पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp2। तो अगर ये sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया? यस और नो? यस मैम। यस। अब प्लेनर चीज पे अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, तो वो फ्रंट साइड से भी कर सकती है, बैक साइड से भी कर सकती है। फ्रंट साइड से करेगी तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और बैक साइड से करेगी तो ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन। और मैं कह रही हूँ दोनों, इन्वर्जन भी होती है रिटेंशन भी होती है, तो फिर क्या बोलोगे? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन। तो बिल्कुल SN1 में रेसिमाइजेशन होगी अगर जिस कार्बन को लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन अगर कायरल है तो हाँ SN1 में रेसिमाइजेशन होगी। और अगर SN2 की बात करें तो SN2 में तो बेटा न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड से अटैक करेगी, और अगर बैक साइड से अटैक करते हैं तो फिर फ्रंट साइड से तो करना ही नहीं इसने। तो बैक साइड अटैक में क्या होता है, इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन। तो अगर जिस कार्बन को लीविंग ग्रुप जुड़ा है अगर वो कार्बन कायरल है तो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। और बेटा SN2 में ये जो इन्वर्जन होती है इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन नाम है बस साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो पहले ही अटैक करने के लिए आ जाएगी। पहले ही अटैक करने के लिए आ जाएगी तो मैकेनिज्म कौन सा चलेगा? SN2। तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो SN2 फेवर होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, बेटा न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो बाद में अटैक करने के लिए आती है। एल्काइल हैलाइड को इतना टाइम मिल जाता है कि वो कार्बोकेटायन और इसमें टूट जाए। इसलिए अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हुई तो SN2, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हुई तो इसको टाइम मिल जाएगा, तो फिर ये अगले स्टेप में अटैक करेगी तो फिर चलेगा SN1। समझ में आई मेरी बात? यस। यस।
तो देखो जरा डिफरेंसेस, देखो 2 स्टेप 1 स्टेप, इसका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो शिफ्ट पॉसिबल, यहाँ नो शिफ्ट पॉसिबल। यहाँ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। यहाँ रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं SN1 को, नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2। वीक न्यूक्लियोफाइल या लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या हाई कंसंट्रेशन फेवर्स SN2। और if carbon to which X negative or G negative यानी leaving group is bonded is chiral, then on planar carbocation, क्योंकि carbocation planar है, both front side and back side attack of nucleophile are possible, leading to both retention and inversion, that is racemization. बट अगर कार्बन जिसको X नेगेटिव या G नेगेटिव बॉन्डेड है वो कायरल है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड या रियर अटैक ही करती है, तो इससे इन्वर्जन होती है, इसको हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। इसको भी और कुछ चीजें हैं SN1 SN2 में, लेकिन वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अभी स्लाइड्स देख लो। ये बेटे फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। मैं एक बार ठीक। फर्स्ट स्लाइड दिखा दूं। लो ठीक है बेटे, स्टॉप शेयर कर दूं?